हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप से लिखी जा सकती है और उसे हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि आखिर एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उस दिन हमने एक टास्क दिया था आपको घर पे करने के लिए कि टर्मरिक पाउडर को हम लोग क्या किए थे, लाइम वाटर में मिक्स किए थे। तो देखा था कि उसका जो कलर है वो रेडिश हो गया था और आप लोगों को ये घर पे ट्राई करने को कहा था। जितने लोगों ने घर पे ट्राई किया है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कितने टाइप से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे जो पहला तरीका है वो है वर्ड इक्वेशन और दूसरा जो तरीका है उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन और एक है केमिकल इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं इन दोनों टाइप्स को अलग अलग से कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी रिएक्शन को वर्ड फॉर्म में और केमिकल इक्वेशन के टर्म में। तो अभी जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक सिंपल सी रिएक्शन की थी, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ में, बेरियम क्लोराइड के साथ में। ये रिएक्शन अभी पीछे ही हम लोग कर चुके हैं। इसमें क्या बना था बेरियम कार्बोनेट एंड NaCl, ये बना था। अब ये एक सिंपल सी रिएक्शन वहां हमने कराई थी। अगर इसमें यूज किए जाने वाले रिएजेंट्स को हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिखें तो वर्ड इक्वेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड इक्वेशन क्या होती है कि जो हमारे रिएजेंट्स यूज किए गए हैं हम उनकी नेमिंग लिखें। जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट यूज किया था तो सोडियम कार्बोनेट प्लस बेरियम क्लोराइड, और इसके बाद बना क्या था, बेरियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी इसको हमने वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये सोडियम कार्बोनेट को उसके वर्डिंग के टर्म में जब हम किसी भी रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को रिएक्शन में उनके वर्ड्स एक्चुअल उसमें उनके नेम से रिप्रेजेंट करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। अब ये जो फॉर्म लिखी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे जो हम पहले ही लिख चुके हैं, इसमें हमने क्या किया है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब है यही एक केमिकल इक्वेशन है। ये जो लिखी हुई है ये केमिकल इक्वेशन ही है। केमिकल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे बस हमें अब ये देखना है। केमिकल इक्वेशंस का मतलब बस इतना है कि जो रिएजेंट्स हम लोगों ने यूज किए हैं किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एलिमेंट्स या रिएजेंट्स को अगर उनके केमिकल फार्मूलाज या सिंबल के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो इसे ही हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यानी कि दो तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वर्ड्स के फॉर्म में कि जो रिएजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में उनको हम डायरेक्ट उनके वर्ड्स के टर्म में लिख दें, और या फिर दूसरा तरीका है केमिकल इक्वेशन। ये क्या है हमारी, ये एक केमिकल इक्वेशन है। और केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले
जो हमारे रिएजेंट्स हैं उन रिएजेंट्स को अगर हम उनके केमिकल फार्मूलाज या जो वहां पे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके सिंबल्स के फॉर्म में जब उसको सिंबलाइज करते हैं रिएक्शन को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या है। अब आइए देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। हम लोग जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद में, बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन, द नंबर ऑफ एटम्स ऑलवेज रिमेन सेम। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है LHS एंड एक होता है RHS। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स रखते हैं, और इधर हम लोग क्या रखते हैं, प्रोडक्ट्स रखते हैं। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी हमको मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। किसी भी रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो सब के सब किधर जाएंगे, प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। यानी कि किसी भी कंडीशन में जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनकी जो संख्या है दोनों साइड, उनके जो नंबर हैं वो दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपकी जो बुक में, एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल्स है उसी के थ्रू हम लोग इस चीज को पूरा क्लियर करेंगे। वहां पे एग्जांपल दिया गया है कि जब जिंक को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ में ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, ये जिंक सल्फेट बनाता है ZnSO4 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवाल्व होती है। अब अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें ध्यान से तो यहां क्या देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम जिंक के इधर रिएक्टेंट की साइड में है, ये साइड किसकी होती है, रिएक्टेंट की, और इधर हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो जितने नंबर ऑफ एटम जिंक के इधर हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम जिंक के इधर भी हैं। यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2। नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने हैं, इधर भी 1 है, नंबर ऑफ सल्फर एटम इधर भी 1 है, और ऑक्सीजन के जो एटम है वो इधर 4 हैं, तो इधर भी कितने हैं, 4 है। अब अगर हम दोनों तरफ को कंपेयर करें तो नंबर ऑफ एटम जितने पार्टिसिपेट कर रहे थे एज अ रिएक्टेंट उतने ही नंबर ऑफ एटम हर एक एलिमेंट के एज अ प्रोडक्ट हमको वहां पे मिले हैं। दोनों तरफ ही, दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो संख्या है, उनके जो नंबर्स हैं वो क्या है, इक्वल है। सो दिस रिएक्शन या दिस इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो, अगर कोई केमिकल इक्वेशन ऐसी हो जो बैलेंस ना हो तो उसे हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब एक रिएक्शन हम लेते हैं, Fe प्लस H2O बनता है Fe3O4 प्लस H2। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल लिया गया है आपको समझाने के लिए कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिख लें। Fe प्लस H2O बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब इस इक्वेशन में सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, ड्रा बॉक्सेज अराउंड ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पे हम इनके अंदर के स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहला काम है कि इस रिएक्शन को लिखें, इस इक्वेशन को
हम नोट डाउन करें और उसके बाद में इसके जो ये हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमको कोई चेंज नहीं करना है। ये जो अंदर के जो नंबर्स हैं इनमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड स्टेप होता है कि दोनों साइड पे, ये हम जानते हैं LHS है और ये क्या है RHS है, दोनों साइड पे जो गिवन नंबर ऑफ एटम्स हैं उनको हम नोट कर लें। यहां पे नंबर ऑफ आयरन एटम कितने हैं 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 1। और यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे नंबर ऑफ आयरन एटम 3 और हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं 4। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे सबसे ज्यादा मेजर डिफरेंस किसके उसमें पाया जाता है ऑक्सीजन में। देखें ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन में हुआ है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यानी कि जो थर्ड स्टेप होगा ऑक्सीजन यहां से मिला ना, इधर Fe3O4 को ऑक्सीजन कहां से मिला इस H2O से मिला। तो यहां ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो यहां पे इस H2O को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी Fe+4, ये अभी बॉक्सेज में ही रहेंगे और ये H2O है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर भी वैसे ही लिखा रहेगा Fe3O4 और प्लस H2। अब यहां देखें तो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, 4 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन एटम है। इसके बाद सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां पे है आयरन के मॉलिक्यूल्स में। आयरन यहाँ 1 है और यहाँ पे 3 है। और अगर इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सपोज थर्ड का हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं और ये सेकेंड स्टेप, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अब देखें आयरन के एटम बैलेंस हो चुके हैं, 3 यहां पे हैं 3 यहां पे भी हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका है, सिर्फ बचा क्या हाइड्रोजन बचा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 8, लेकिन यहाँ पे केवल 2, यानी कि अगर इसको भी हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन हमारी क्या है बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं आयरन के कितने हैं 3, यहाँ पे भी 3 हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं, ये भी बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी 4 हैं, और हाइड्रोजन के भी 8 एटम यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी 8 एटम हो गए। तो ये अब हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीजें जिस स्टेट में यूज की गई हैं अगले स्टेप में हम उनकी स्टेट को मेंशन करते हैं। जैसे आयरन किसमें था, इसी को लिखेंगे 3Fe और ब्रैकेट में स्मॉल s, यानी कि सॉलिड स्टेट में था। H2O जो यूज किया गया ये गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि मॉइस्चराइज फॉर्म में ये वेपराइज होता है तो गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे स्मॉल g लिख देंगे। ये भी सॉलिड फॉर्म में है Fe3O4, और साथ ही साथ ये जो 4H2 है ये गैसियस स्टेट में है। तो ये है फोर्थ स्टेप। और जो फिफ्थ स्टेप हमारा होता है उसमें किसी भी रिएक्शन में अगर कोई कैटलिस्ट यूज किया गया हो, कोई टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशंस हो, तो उनको हम एरो के ऊपर, ये जो एरो होता है इसके ऊपर यहाँ पे टेम्परेचर या प्रेशर या अगर कोई कैटलिस्ट यूज किया गया है तो इनको मेंशन कर देते हैं, और इस तरह से ये हमारी जो इक्वेशन है पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है। और इस इक्वेशन को ही हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। द इक्वेशन which have equal number of atoms on the both side, on the left hand side and right hand side is known as balanced chemical equation। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर 1 के पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के सलूशन देखेंगे। आज का वीडियो यहीं
समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।